जी, सभी को जय गुरु जी, जय निरंतर की। आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमें गुरु जी की कृपा से समझ आ जाए पहले तो। कि जो हमारा सबसे सबसे बेसिक है, ये तो बेस है न्यूरोथेरेपी का। हम इसी पे काम करते हैं और कई लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि हम के वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन रोक रहे हैं। कई लोगों का है कि हम हाथ पैर दबाते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं बाहर के कि तुम तो हाथ पैर दबाते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बात का पहले हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और पूरी तक पहुंचने से पहले बेसिक जरूरी है। जो हमारा न्यूरोथेरेपी का बेस है, उसका भी हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा पहले। ये एक जो है शुरू का, ये बेसिक है बिल्कुल। का हम समझें कि ये सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है उसकी। जितना हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे भी, उसका बिल्कुल एक बेस तैयार करने के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है। उसकी भी एक छोटी सी क्लास है, बड़ी माइन्यूट सी क्लास है ये। तो आज ही हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भी गुरु जी की कृपा से। और ये गुरु जी की कृपा है कि हमें ये टॉपिक समझ में आ जाए, जिससे हम आगे खुद का पहले नॉलेज बढ़ाएं, बाद में पेशेंट को भी बताएं और लोगों को भी प्रचार कर सकें अच्छे से। तो सबसे पहले गुरु जी को चरण वंदन करते हुए और उनको नमन करते हुए कि आपकी ही कृपा से हमें सब समझ आएगा। आप ही कृपा करेंगे तो हम आगे पढ़ाई करेंगे। ऐसी हमारी मंगल प्रार्थना है, कामना है। तो अभी हम क्लास शुरू करने से पहले फिर से एक दो लाइनें बोलेंगे। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हम ये मान के बैठ जाएं हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें कोई आएगा पढ़ाएगा, हमें इस पर नहीं रखना है। फिर भी हमने सीखा, फिर हम खुद से पढ़ें, फिर खुद से और आगे उसको एनालाइज करें, सर्च करें। हमने जब ठान लेंगे कि हमें हम पढ़ेंगे, हमें आता है, हम आगे से और पढ़ेंगे भी। चाहे कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए मन में कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर मन में एक बार ये ठान लिया कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो हम सही में कुछ कर लेंगे। जैसा गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मीनिंगफुल। कि ऐसा कुछ हो जो मेरे भी काम को आए और सबका में भला हो। तो हमेशा यही कामना रखनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये ठान लेना है मन में कि मैं ये करूंगा, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई करके दिखाऊंगा। मैं भी नॉलेज गेन कर सकता हूँ। क्या हुआ अगर मैंने साइंस का बेसिक नहीं पढ़ा, क्या हुआ कि मैंने अगर सही से इस टाइम नहीं पढ़ाई की। इस टाइम तो अभी तो टाइम है ना पढ़ने के लिए, कम से कम आधा घंटा मिल गया पढ़ने के लिए, तो आधे घंटे में पढ़ाई करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, इतना तो ठान लिया है अभी। तो आपका जो हमारा बेसिक है बिल्कुल, कि न्यूरोथेरेपी का जो बेसिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन। हमारा प्रत्येक पॉइंट किसी ना किसी तरह से ग्रंथि में, ये अंगों में रबिंग के द्वारा जैसे हम करते हैं, चाहे चेस्ट ओनली हो, चाहे एडीआर हो, आपका बैक एरो हो, चाहे जर्क हो, चाहे स्वेट जैसा जर्क देते हैं हम, चाहे उसमें कोई 6 सेकंड का हम जो नॉर्मल प्रेशर देते ही हैं, वो तो है ही। लेकिन इन सब के द्वारा हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन किसी भी ऑर्गन पर, ग्लैंड पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर हम बढ़ाते ही हैं। और जो हमारा बेसिक की चीज है यही है कि हमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना है, जहां पर नहीं है वो हम बढ़ाएंगे। और उस खास अंग या ग्रंथि को उकसाया जाता है। और यह संभव तब हो पाता है जब शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसको हम संचालित करेंगे, जब उसको हम समझेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी गुरु जी की खोज है कि कैसे इन्होंने अंदाजा लगाया होगा इस चीज का कि यहाँ दबाया तो यहाँ असर जाएगा, कि पिंडियां दबाई तो गैस आ ही जाएगा। बात ये भी ठीक है कि ये चीजें पहले भी होती थी, कि पहले भी ऐसे हाथ पैर दबाए जाते थे। लेकिन तब इसका पूरा लॉजिक नहीं पता था, इसकी थ्योरी नहीं थी, तब कंसेप्ट नहीं था पूरा कि यहाँ दबाने से यहाँ असर जाता है। ये बड़ी गुरुजी की हमारी एक अनुपम खोज है, बहुत बड़ी अनुपम खोज है, बहुत बड़ा नोबेल प्राइज वाली खोज है। कि यहाँ दबाने से यहाँ असर जाएगा, इतना दबाने से इतना फर्क आएगा, ये दबाने से यहाँ जाएगा, और इतना सीक्वेंस में दबाया जब, तो यही केमिकल निकल रहा है। इसका उन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया, करके दिखाया। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा ही सब संभव हो पाया है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। शरीर के इतने सारे सिस्टम पढ़े हमने अभी तक, उसमें से एक और सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे हार्ट का सबसे मेन रोल हार्ट का भी है। क्योंकि अगर हार्ट नहीं होगा तो पंपिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड अपनी जगह पर पहुंचेगा नहीं। क्योंकि इसको कोई ना कोई जरिया चाहिए, कोई पुश चाहिए, प्रेशर चाहिए पीछे से आगे जाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है ये। क्या आपने हम देखा कि यहाँ एक नस जा रही है, ऐसे लाल रंग की नस है, हरे रंग की नस है, तो यही है। इस नस के आगे भी छोटी नसें हैं, उससे भी छोटी नसें हैं, वो उससे भी छोटे सेल्स तक जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो मोटे मोटे भाषा में कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे हार्ट के बीच में, हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में, और ब्लड के लिए। क्योंकि ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, एक चीज को दूसरी जगह ले जाना।
न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, चाहे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम है, उनको सेल्स तक लेके जाना, वो भी काम ट्रांसपोर्टेशन से ही होगा। ऑक्सीजन को यहाँ से वहां लेके जाना, क्योंकि हमारा तो ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड है, जो हमारा हीमोग्लोबिन वहाँ काम करता है। फिर हॉर्मोन्स काम करते हैं वहाँ पे, क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स भी अपनी तरफ से जाएंगे ही नहीं वहाँ पे। हालांकि न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं बॉडी में हमारे, लेकिन वो न्यूरॉन्स के द्वारा काम करते हैं। हॉर्मोन्स जो होंगे, केमिकल्स जो होंगे, उसको साधन चाहिए, और वो साधन है हमारा ब्लड। फिर जो उन्होंने ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से किडनी तक लेके जाना, किडनी फिर उसको बाहर फेंकेगी। लेकिन इस सब के लिए एक साधन जरूरी है, और वो साधन है ब्लड। ब्लड भी कैसे काम करेगा? जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ठीक से काम करेगा। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, कि शरीर को सही समय पर सही जगह पर ऑक्सीजन मिले, सही टाइम पर उसको न्यूट्रिएंट मिले, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स मिले, और जो केमिकल जब निकलना था वो तब अपनी जगह पर सही टाइम से पहुंचे। अगर नहीं पहुंचता तो गुरुजी ने जैसा बोला था कि बीमारी आएगी। सही टाइम पर नहीं निकला, निकल भी गया तो पहुंच नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं इसमें ब्लॉकेज से कारण आते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा था कि कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है वहां पर, जिसके कारण वहां पर ब्लड पहुंच नहीं पा रहा। और अगर सब कुछ ठीक है तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, चाहे लंग्स के द्वारा निकलेगा, श्वास के द्वारा, चाहे किडनी के द्वारा, वो मोशंस में निकले या यूरिन में निकले, लेकिन इस सब का काम जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही चलता है। फिर देखते हैं इसमें कौन से हमारे पार्ट्स जो हैं, इसके अंग जो काम करते हैं इसमें। पहला है हमारा हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर के हल्का सा लेफ्ट में है, स्थित है। इसमें चार इसके पार्ट्स होते हैं, दो अपर चेम्बर्स, दो लोअर चेम्बर्स, फोर चेम्बर्स हार्ट है हमारा। हमारे मेमल्स में, ह्यूमंस में ऐसा होता है, दो आर्ट्रियम, दो वेंट्रिकल्स। The right side of the heart, right atrium or right ventricle handles deoxygenated blood, while the left-sided left atrium or left ventricle handles oxygenated blood। यानी कि जो राइट साइड का जो आपका हार्ट का हिस्सा है, यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, वहां से होते हुए फिर वो ब्लड के हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर वापस वो बॉडी में पंप होगा। इसका फंक्शन क्या है? ये पंप की तरह काम करता है। हालांकि कभी ये मत नहीं सोचना चाहिए कि हार्ट पूरा पंप होता है। ऐसा अगर ये हार्ट है तो हम सोचें कि ऐसे पंप होता होगा, ऐसा कोई पंप नहीं होता हार्ट। हमेशा हार्ट ऐसे ऐसे पंप होगा। जब भी कभी हम किसी की ईसीजी देखेंगे या एको रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर हमेशा इजेक्शन फ्रैक्शन लिखा मिलेगा हमारे को। इजेक्शन फ्रैक्शन कभी भी 55 से 70 के ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा, अगर मान लीजिए किसी की जिंदगी आपको 80% भी है, 90% भी किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन है, इसका मतलब उसका हार्ट तो बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका है वो। क्योंकि हार्ट जो होगा तो ऐसे होगा, अगर 70% से ऊपर इसका इजेक्शन फ्रैक्शन जाएगा, इसका मतलब हार्ट कोलैप्स होने वाला है कुछ टाइम में। और जब वो कम होता है, मतलब उसका हल्का सा हल्का पंप कर रहा है, उसमें एनर्जी बहुत कम है, उसकी क्षमता कम होती जा रही है। इजेक्शन फ्रैक्शन कभी भी 100 नहीं होता, 55 से 70 के बीच में ही मिलेगा आपको। इट इज अ डुअल पंप सिस्टम। द राइट साइड पंप्स ब्लड टू द ऑक्सीजन, पल्मोनरी सर्कुलेशन फॉर ऑक्सीजनेशन। इसका क्या मतलब है कि राइट साइड का जो हिस्सा है हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की नई मात्रा नहीं है, उसको ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजेगा। और फिर लंग्स से वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो जाएगा हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से पूरी बॉडी में भेजा जाएगा। तो इस हार्ट का मेन काम यही है कि इसको ही पंप करता है ब्लड को। पहले वो लंग्स में जाएंगे ब्लड, लंग्स से होके फिर वापस हार्ट में आएंगे, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी पंप करेगा। इतना एक मोटा मोटा रोल है हार्ट का। फिर इसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स। जो जरिया है बहुत बड़ा, क्योंकि ब्लड वेसल्स ही नहीं होंगे तो वो किसके जरिए वहां पहुंचेगा? आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो हम जानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि गंदा खून या साफ खून, ऐसे की भाषा में नॉर्मली बात की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्टरीज में होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। और वेन्स में होती है हमारी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। आर्टरीज में यह काम होता है कि उसका मेन काम क्या है, कि वो आउटा जो हम देखते हैं यहाँ से एब्डोमिनल आउटा होते हुए, यहाँ पे एक आर्टरी जाती है बहुत बड़ी, जो कि ब्लड सप्लाई का काम करती है, वापस लेके भी आती है और भेजती भी है। जो कि आर्टरीज से आगे छोटे छोटे आर्टरीवल्स होते हैं, आर्टरीवल्स के बाद फिर कैपिलरीज आती हैं। आर्टरी होती है मोटी, मतलब एक नॉर्मल शेप की जो हम आर्टरी देखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद आती है आर्टरीवल्स, उसका थोड़ा छोटा वर्जन, पतला वर्जन। आर्टरीवल्स के बाद फिर जो कैपिलरीज तक जाती हैं, वो आर्टरीवल्स का काम होता है कि आर्टरी और कैपिलरी को जोड़ने वाले आर्टरीवल्स, जैसे वेन्स, और कैपिलरी को जोड़ने वाले वैक्यूल्स, इसे कहते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। लेकिन आर्टरी का एक और हम देखेंगे कि इसमें क्या काम होता है इसका। आर्टरीज वो होती हैं जो, जिसके द्वारा हार्ट हमारा
ब्लड को हार्ट से बॉडी में भेजता है, और वेन्स वो होती हैं जो हार्ट हमारा लंग्स की तरफ भेजता है साफ सफाई के लिए। ये एक मोटे मोटे भाषा में हम समझ सकते हैं। और कैपिलरी क्या होती है कि बड़ी पतली बाल बराबर की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे बहुत ही माने सेल्स के रीजन तक भी जाती हैं। ये फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। आपकी जो मसल्स हैं, स्किन है, यहाँ पे जाने का काम किसका होता है? कैपिलरी का होता है। ब्लड कैपिलरी, ब्रेन में कैपिलरीज होती हैं जो इसके बस्ट होने से दिक्कतें आती हैं। ऐसी कैपिलरीज को तक का काम आर्टरीज करती हैं। फिर आर्टरी के बाद आर्टरियोल्स होती हैं, आर्टरियोल्स को जोड़ने वाला काम करता है कैपिलरी तक का। जो कैपिलरी जो सेल तक का जाना, आगे मसल्स में जाना, मसल्स से वेस्ट मटेरियल खींच के लेके आना, वापस भेजना उसको, ये सब काम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बड़ा। लेकिन जब हम बेसिक चीजें समझेंगे तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती है। आर्टरी वो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज होती हैं हमारी जो बिल्कुल बाल बराबर की नसें होती हैं जो हमारे सेल्स के रीजन में या मसल्स के रीजन तक जाके ब्लड का सप्लाई ले जाती हैं, साफ सफाई करती हैं, वापस आती हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है ये, कि ये वेन्स हैं ब्लू रंग की, ब्रेन्स के बाद आती है विनियोल, ऐसे ही आर्टरी है रेड रंग में। आर्टरी का एक छोटा वर्जन है आर्ट्रियोल। ये आर्ट्रियोल आर्टरी और कैपिलरी के बीच में ब्रिज का काम करता है, क्योंकि आर्टरी इतनी अगर मोटी माने, ऐसे माने, तो एकदम से तो जाएगी नहीं इसके मसल के अंदर, माइक्रो लेवल पे जाएगी कि वो मैक्रो लेवल पे काम कर रही है। तो आर्ट्रियोल उन दोनों के बीच का एक ब्रिज है जो पतली होते होते इतनी पतली जाती है कि वो कैपिलरी के शेप ले लेती है, और इन्हीं बाल बराबर की नसों को हम कहते हैं कैपिलरी। इसके बाद आता है ब्लड का एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं, आपका प्लाज्मा होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं और आरबीसी होते हैं। ब्लड में कॉम्पोजिशन होते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, द लिक्विड कंपोनेंट, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ब्लड जो उन्होंने लंग से जो ऑक्सीजन उठाया है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाना ताकि सभी सेल्स को, मसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। हॉर्मोन्स का आदान प्रदान करना, कि जब पैंक्रियाज ने इंसुलिन छोड़ा, इंसुलिन अपनी तरीके से जाएगा नहीं, इंसुलिन को कोई साधन चाहिए, इंसुलिन ब्लड में मिक्स होगा, फिर ब्लड के द्वारा वो जहां जहां उसके रिसेप्टर्स होंगे आसपास, तो वहां जाके वो काम कार्य करेगा। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन इम्यून डिफेंस, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, अब अगर वो ब्लड में आया तो भी बात अलग है, लेकिन मान लो अगर किसी छाती में बैठा है वो, जिससे हम कहते हैं छाती में इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, हाथ पैर में कहीं भी हुआ, गले में इन्फेक्शन हो गया, तो डब्ल्यूबीसी के पास भी एक साधन चाहिए उसको। तो डब्ल्यूबीसी का साधन है ब्लड। ब्लड जब यहाँ सर्कुलेट होगा और डब्ल्यूबीसी जब स्प्लिटेड देखिए कि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल है, चाहे कोई डस्ट पार्टिकल है, वो कोई भी पार्टिकल है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। और वहां का साधन क्या है? ब्लड ही साधन है वहां का। फ्लोटिंग, कहीं भी फ्लोटिंग हो रही, कोई नस बस्ट हो गई है यहाँ की, उसको साधन भी, क्योंकि जब खून बाहर आएगा, प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे, फिर पूरा हेमोस्टेसिस पूरा होगा। वो काम भी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट है वो करेंगे। प्लेटलेट को साधन चाहिए ब्लड का। मेंटेनिंग पीएच एंड टेम्परेचर बैलेंस, पीएच बैलेंस करना, और टेम्परेचर, क्योंकि वो जब कम करना होगा टेम्परेचर, वो वास्को कंस्ट्रिक्शन करेंगी, ज्यादा के लिए डायलेशन करेंगी। इसमें इसका बहुत लंबा काम है। सर्कुलेटरी पाथवे, अब ब्लड अगर बॉडी में है तो उसके दो जगह पर वो काम कार्य करता है। पहले पहले तो लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद फिर वो पूरी बॉडी में फैलता है। पल्मोनरी पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब ब्लड पहले लंग्स में जाएगा, दिस पाथवे कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम प्रोसेस। Deoxygenated blood is pumped from the right ventricle into the pulmonary artery. Pulmonary artery carry blood to the lungs where gas exchange occurs. Carbon dioxide is released and oxygen is absorbed. Oxygen blood, oxygenated blood returns to the left atrium via pulmonary veins. अब इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। यहाँ लिखा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ पल्मोनरी आर्टरी। हमने देखा कि आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन आर्टरी की जो डेफिनेशन थी उसमें एक बात और लिखी थी, दीज ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ब्लड टिश्यू। इस केस में भी यही हो रहा है कि हार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, हार्ट से दूर जा रही है वो ब्लड। तो जब ब्लड दूर गया, उस हम वेसल को कहते हैं आर्टरी। तो उसमें आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। फिर जब वहां पे ऑक्सीजन का वो पूरा प्रोसेस हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जब आरबीसी में हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को उठा लिया वहां से,
जब वो वापस आएंगी तो वो वेन के द्वारा आएंगी, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। वेन वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, इसीलिए उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ वो भी है, कंफ्यूजन भी पैदा होती है कि ऑक्सीजन भी है लेकिन वेन में है, तो उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आ रही है वो वेन है, और जो हार्ट से दूर जा रही है वो है आर्टरी। तो ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि पहले हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में गया, लंग्स में उसने वहां से ऑक्सीजन को उठा लिया, ऑक्सीजन को उठा के वो आया पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फिर हार्ट के लेफ्ट साइड में आके, लेफ्ट चेम्बर में आके वो पूरी बॉडी में फैल गया। और ये है उसका छोटा डायग्राम। जैसे हम यहाँ देखेंगे एक बार कि ये हार्ट है, हार्ट के इस तरफ से पल्मोनरी आर्टरी है, यदि हम यहाँ देखेंगे ब्लू साइड में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये गया पूरे लंग्स में, लंग्स में फैलने के बाद ये यहाँ से, ये लंग्स में गया इधर और इधर, और जब लंग्स से इसने यहाँ से उठाया तो ये देखेंगे पल्मोनरी वेन है ये जो दिखा रखी है यहाँ पे लाल रंग में। तो ऐसे ही इसका सिस्टम काम करता है, इसको हम आगे और विस्तार में पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारा पूरा जो सिस्टम है ये वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन का, कि कैसे उसने यहाँ से इधर गया, फिर लंग से वापस आया, फिर वापस आके उसने पूरा जो ब्लड था वो उठा के वापस से पूरी बॉडी में भेजा, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना है। और इसमें एक बात और आती है कि इसी के द्वारा, इसीलिए ही लंग्स भी एसिड एल्कली बैलेंस बनाए रखता है, क्योंकि चेस्ट ओनली मुखास्तुति जब हम देते हैं, ऐसा पॉइंट देने से जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं वो लंग्स के द्वारा ही एसिड और एल्कली का बैलेंस बना रखता है। क्यों? क्योंकि हमने भी देखा कि उसने CO2 छोड़ दिया वहां से, ऑक्सीजन को उठा लिया। लेकिन अगर मान लें किसी के सांस में भी दिक्कत है, या कोई रहता ही ऐसे कमरे में बंद जगह पे रहता है, बिल्कुल चार दीवारी है जहाँ पे वहीं पे सांस ली वहीं बैठ गया, जैसे गुरुजी ये बोलते थे, रात को जब सोना तो खिड़की खोल के सोना है, क्योंकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, अन्यथा CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं हमारा ATF, ऐसे ट्रीटमेंट फॉर्मूला, 8 पैन, 1 गॉल, 3 म्यूको 0 किडनी के लिए, फिर 1 एसिड और 4 लेफ्ट चेस्ट। क्यों? लंग्स को उकसाने के लिए, ताकि वो CO2 को बाहर फेंके। इसीलिए ही इस हर फॉर्मूले में ज्यादातर ATF में हम चेस्ट ओनली देते ही देते हैं। फिर इसके बाद है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो था वो लंग्स तक का था, जैसे लंग्स में पहले हुआ, लंग्स के बाद वो पूरी बॉडी में फैलेगा। द पाथवे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट आर्टरियम। जब राइट साइड ऑफ द लंग्स से वो लंग्स में गया, राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से आया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से गया वो पूरी बॉडी में। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू द aorta. Aorta branches into smaller arteries and arterioles delivering oxygen and nutrient to the tissues. Capillary facilitate the exchange of gases, nutrients, and waste product between blood and tissue. Deoxygenated blood is collected by venules and veins returning to the right atrium via the superior and inferior vena cava. तो इसमें क्या बताया इन्होंने कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पंप हुआ हुआ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में आया, आउटा जो कि छोटे छोटे आर्टरीज बनी, वो आर्टरीज के आर्टरीज से आर्टिकल्स बने, आर्टिकल्स के सेल तक गए, मसल्स तक गए, वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया और वापस खींचकर जो वेस्ट मटेरियल था वो ले आए। कैपिलरी फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आर्टरीज से बनी आर्ट्रियोल्स, क्योंकि उन्होंने लिया है वहां से ऑक्सीजन को उठाया, ऑक्सीजन को लेके वो गए आर्टिकल्स तक, क्योंकि उनको सेल तक ले जाना है वो ऑक्सीजन, तो सेल्स तक गई कैपिलरीज। कैपिलरीज से वो गैस एक्सचेंज हुआ वहां से, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किया, और जो वेस्ट मटेरियल था डेब्रिस था वो खींच के ले आए, और डेब्रिस बाद में घूमते घूमते जाएगा जब किडनी में, तो किडनी वहां से उसको अब्जॉर्ब कर लेगी। फिर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेन्यूल्स द्वारा ले लिया जाता है, वेन्यूल से फिर वो वेन आती है बड़ी, वेन से वो राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम से फिर से वो लंग्स में घूम काम के सब वो ऐसा एक प्रोसेस चलता रहता है पूरा टाइम। रेगुलेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सब एक तो ये तो कॉम्पोनेंट इसके कि ये कार्य कैसे करता है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? पहले इसकी शुरुआत पहले होगी इसकी हार्ट से। हार्ट भी कैसे काम करता है हमारे, जिससे हम कहते हैं कि 10 मेडुला देने से, वेगस नर्व जो हम स्टिमुलेट करते हैं 10 मेडुला देके, वो हार्ट वाले को नहीं देना, क्योंकि उससे वो उसका इनिबिशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व उसका इनिबिशन करेगा। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्योंकि वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो धम 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 और तेज हो जाएगी इसकी, व्हाइल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेस हार्ट रेट। तो 10 मोडुला क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इससे उसकी गति बढ़ जाएगी और गतिशील हो जाएगा वो। लेकिन हमें अगर
पेशेंट ऐसा मिल गया जिसको हार्ट की दिक्कत है, तो वहां हम उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो इसका हार्ट का जो पंपिंग है, ये नर्वस सिस्टम द्वारा भी कंट्रोल की जाती है कहीं ना कहीं तक। बाद में कुछ हॉर्मोन्स हैं इसके, जैसे एपिनेफ्रिन जो हमारा लेफ्ट साइड होता है। इसलिए गुरुजी ने बोला है कि ये स्वेट वाले पॉइंट भी हार्ट के पेशेंट को देख के देने हैं, उसको जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि उससे भी उसकी पंपिंग पर इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है वो और तेज हो गई तो संभाल नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसका हार्ट वैसे ही कमजोर है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को थेरेपी देनी है हमेशा। फिर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर भी कैसे नापा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, कि कब उसको एक्टिवेट करना है, कब डीएक्टिवेट करना है। मान लो किसी स्थिति आ गई ऐसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, जिसमें आपको या तो भागना है लड़ना है। उस टाइम पे अगर आपका बीपी लो रह गया तो वहीं आप बैठ जाओगे। लेकिन उस टाइम पे आपको भागना पड़ गया, उसमें ब्लड प्रेशर हाई चाहिए आपको, तो उस टाइम पर आपकी ब्लड वेल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। लेकिन इसमें कुछ दो चीजें होती हैं। एक होता है रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो ये डिटेक्ट करेंगे कि आपको जरूरत है कि नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ाने की। These pressure sensitive receptors in the aorta or carotid arteries detect changes in blood pressure and send signal to the brain to adjust heart rate and vessel diameter। अब मान लो किसी कारणवश आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उस टाइम पर बॉडी खुद ही इसको एडजस्ट करेगी कि आपका पल्स रेट बढ़ाना है कि लो करना है। क्योंकि अगर बॉडी ऐसा नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट पर ही लोड आएगा बाद में, क्योंकि ब्लड रिसेप्टर्स का जो समझते हो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन से फिर वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या एक्टिवेट करना है उसको, वो इसको देखते हुए हार्ट का रेट या तो बढ़ा देगी या कम कर देगी। इसी हिसाब से वो जो आपका वैसे का डायमीटर है, या तो उसको कम कर देगी क्योंकि भागना दौड़ना पड़ सकता है, ये कम कर देगी अगर रिएक्ट करना है तो। फिर आता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS। यानी कि हमारा जो एंजियोटेंसिन फॉर्मूला नंबर 2 है, वही ये सिस्टम है। दिस हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम इन सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। जब भी कभी किडनी को डिटेक्ट होगा कि अब या तो यशकुर जी ने बोला कि ब्लड ज्यादा बह गया, ब्लड की बॉडी में कमी है, उस टाइम पर अगर बॉडी में वासो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम पर हम बेहोश हो सकते हैं। इस चीज से बचाने के लिए किडनी क्या करती है, एक रेनिन नाम का हार्मोन जो होती है वो रिलीज करती है। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम मतलब जो ब्लड वॉल्यूम था, मान लो अगर 16 ml ब्लड है कहीं पे, वो 50 ही रह गया। 50 में तो हम ऐसे की तैसी आने वाली हालत हो जाएगी। ऐसे की तैसी ना हो, इसलिए ब्लड क्या करेगी, किडनी क्या करेगी, रेनिन रिलीज करेगी। रेनिन जाएगा लीवर के पास। लीवर में एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा एक्टिवेटिव फॉर्म में। फिर हमारे लंग्स में बनता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, नैरो कर देंगे, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा वो उसी टाइम, लेकिन स्टेबल हो जाएगा। डायलेशन से कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाएंगे, और वो उसमें हमारी स्थिति जो बैलेंस करती है खुद को। इसमें एक और काम क्या है इसका एंजियोटेंसिन 2 का, कि ये हमारा जो ADR है, एड्रेनल ग्लैंड पर जाके एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा, जिससे वो पानी को बाहर जाने से रोक लेगी। नमक बढ़ेगा, शरीर में पानी बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी तरह हमारा बॉडी का सिस्टम काम करता है। लेकिन अधिकतर जो सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के, ये डिफेंसिव सिस्टम होते हैं, क्योंकि अगर इसने ऐसा ना किया होता उस समय, तो हो सकता था हमारी ऐसी की तैसी हो जाती। मैं गलत वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कोई दिक्कत बड़ी बढ़ जाती, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये था कि दिक्कत बढ़ सकती थी, लेकिन ये ना बढ़े। तो बॉडी हमारी इस तरह काम करती है कि किसी तरह तो बचाना है इसको, ऐसे बचाओ या ऐसे बचाओ। और ऐसे नहीं किया तो दिक्कत बढ़ जाती है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगी, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को रोकेगी। सोडियम क्लोराइड वाटर को रोकेगा, वाटर रिटेंशन होगा, और हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। इससे हमारा बीपी स्टेबल आ जाएगा उस समय के लिए। इसलिए गुरुजी ने बोला कि जिसको ब्लड ज्यादा बह गया हो, उसको हम एंजियोटेंसिन फॉर्मूला नंबर 2 देते हैं। इसीलिए हमारा 7 लीवर, यहाँ से लीवर को उकसाने के लिए एंजियोटेंसिनोजन के लिए। 7 म्यूकस जीरो, क्योंकि बीपी लो होना जो थी हमारा एसिड की दिक्कत है, तो वहां से हमारा म्यूकस जीरो आया। और हमारा ACE के लिए हमारा LUSH, एपेक्स ऑफ द लंग्स के लिए। तो इसीलिए एक बड़ा सिस्टम काम करता है। समझाने वाली बात है सिर्फ एक, कि सिस्टम क्या क्या काम करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो हमारे बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। तो गुरु जी ने क्या क्या बताया कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या क्या कार्य है। लंग्स से ऑक्सीजन तथा भोजन के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण तत्वों को हर एक सेल तक पहुंचाना। यानी कि लंग्स से ब्लड ने ऑक्सीजन उठाया, इस ऑक्सीजन को पूरे सेल्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फिर सेल्स तक लेके जाना, ये हमारे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है।
सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लेकर आना, तथा सेल्स के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी तक पहुंचाना। तीसरा नंबर है हॉर्मोन्स और एंजाइम्स इत्यादि को उचित जगह पर पहुंचाना, विभिन्न अंगों के आपसी संबंध बनाए रखना, क्योंकि गुरु जी का यही सिद्धांत शुरू से बताया गया है हर बारी कि एक केमिकल का दूसरे केमिकल का यहाँ से वहां, वहां से यहाँ आदान प्रदान ना हो पाना बीमारी का कारण बनता है। WBC एंटीबॉडी इत्यादि को इन्फेक्शन की जगह पर पहुंचाना, शरीर की रक्षा करना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसको पता है कि यहाँ इन्फेक्शन है, लेकिन ये है कि जब कोई भी दिक्कत होती है तो हम देखेंगे स्वेलिंग आ गई या दर्द हो रहा है, तो वह मैकेनिज्म है बॉडी का कि वहां पर कोई दिक्कत है तो वहां पर ज्यादा ध्यान देना है। टूटे हुए पुराने सेल्स को लीवर या स्प्लीन तक पहुंचाना, शरीर की सफाई एवं उसका पूर्ण निर्माण करना, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। ऐसा भी नहीं है कि उसको पता है कि ये टूट गया है, उसका सिस्टम ही ऐसा है कि स्प्लीन में जब ब्लड जाएगा तो स्प्लीन की जो आर्टरी जो नैरो ज्यादा है, तो जो जवान आदमी होगा वो तो फटाफट निकल जाएगा, बूढ़ा आदमी वहीं फंसा रह जाएगा। इसी तरह जो सेल्स डेड हो चुकी हैं वो वहीं फंसी रह जाती हैं, और जो यंग सेल्स होते हैं, अच्छे सेल्स हैं, यानी कि जो अभी उस तक एज तक नहीं पहुंचे वो फटाफट निकल जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन तक स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को बनाए रखना, और फिर शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना, फ्लोटिंग फैक्टर्स यानी रक्त को फ्लोटिंग करने वाले केमिकल्स ले जाने के लिए साना, जिसमें चोट इत्यादि लगने पर नलिका फटने पर जल्दी से रक्त वहां पर जम जाए, जिससे रक्त बाहर ना निकल पाए, इसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है कई बार कि जहां पर कट लग गया एक बारी, खून निकले जा रहा है निकले जा रहा है, अब उसको किसी को नहीं पता कि खून यहाँ से निकल रहा है, लेकिन वहां पे प्लेटलेट है। प्लेटलेट ब्लड का हिस्सा है। अगर ब्लड नहीं होगा, वहां पे ब्लड की कमी होगी तो वहां पर उसका कार्य धीमा पड़ जाएगा। तो ब्लड के बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए, तो इसके बिना कैसे बॉडी चलेगी हमारी भला। किसी भी दिक्कत है, एक भी दिक्कत आई इसमें से हमारी बॉडी में बीमारी पैदा लेती है। तो हम बात आती है कि हम कह रहे हैं कि हमने तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाया, तो पेन पॉइंट का क्या मतलब है, वहां पे पेन पॉइंट दर्शाते क्या है आखिर। कहीं भी दर्द होना इसका मतलब है कि उस जगह पर कुछ तो दिक्कत है, कुछ ठीक नहीं है वहां पे। अब मान लीजिए अगर आपका पैर मुड़ गया, पैर मुड़ने पर वहां की जो मसल्स थी वो टीयर हो गई, टीयर होने पर अगर वहां दर्द नहीं होगा तो क्या पता चलेगा। कहीं भी रेस होती है, एथलीट्स होते हैं, कई लोग क्या करेंगे, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेने से क्या होगा, उनको महसूस नहीं होगा, महसूस नहीं होने से पैर अगर मुड़ भी गया, कोई मतलब टीयर भी हो गई, तो पता ही नहीं चलेगी वो एक दिन बाद पता चलेगा उसको कि हाँ ये टीयर हुआ, जब तक दिक्कत बढ़ जाती है ज्यादा। ऐसी एलिमेंट के पेन पॉइंट जब हम देखते हैं, ऐसा समझते हैं कि उस पेन पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन, ग्लैंड के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, वहां पे ठीक नहीं है। क्योंकि दर्द का एक मुख्य कारण है कि वहां कुछ तो कमी है, दिक्कत है। लेकिन जब हम पेट में देखते हैं अपने पेशेंट के पेट में देखेंगे पेन पॉइंट, तो वहां पे मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है यहाँ पर, उसको हमें ठीक करना है। लेकिन जैसा हमने देखा है लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी WD केसेस में, कि हर एक पॉइंट का जब हम बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसके बाद एक क्लियर पिक्चर निकल के आती है कि इसको तो ये कमी है असल में। और इसी वजह से इसकी वजह हो सकती है कि कहीं ब्लॉकेज हो आर्टरी में, कहीं वेन में ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह की हो सकती है ब्लॉकेज, या किसी अंग में किसी कारणवश ही कोई दिक्कत आ गई हो, तो वो अलग बात है। लेकिन जब हम पेन पॉइंट देखते हैं उसका मेन कारण यही है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उस ऑर्गन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। जैसे हम नॉर्मली पॉइंट देते ही हैं, लेकिन स्थिति देखकर ही देना है ऐसा भी, क्योंकि आजकल जैसा हम देखते हैं कि एक पेन पॉइंट के पीछे 2 से 3 पॉइंट उसके कोरस्पॉन्डिंग आते हैं जो उसका पेन निकाल देते हैं। जैसे लेफ्ट ओबिकली एडीआर भी काम करता है, राउंड एरो भी काम करता है, पार्को भी काम करता है, विको जीरो भी काम करता है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल जाते हैं इसके आगे। लेकिन ये बात निकलेगी जो हम बॉडी को न्यूट्रल स्थिति पर न्यूट्रलाइज कर देंगे, जब वो न्यूट्रल स्टेट पे आ जाएगी, जब पता लगेगा कि क्लियर पिक्चर तो ये है, हम कहाँ ढूंढते जा रहे हैं उसको। इसलिए न्यूट्रल दे दे के उसका क्लियर पिक्चर आ जाती है हमारे सामने। और अब बात आती है कि लेकिन ये कमी आई क्यों है, पता कैसे लगेगा कि कमी कैसे आई है। कमी तो एक ही चीज से आई है, हमारी आदतों से। पिछले कुछ सालों से जो बदलाव हमने देखे हैं लोगों की दिनचर्या में, रहन सहन में, उस हिसाब से जो हमें समझ आया है कि आर्टिस्ट में ये तो प्लाक जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसी तरह का क्लॉट है, जैसे हम कहते हैं कि हेपारिन जो देते हैं उसका बेसिक नियम यही है कि जो दर्द नहीं जा रहा मतलब वहां कोई क्लॉट है, कोई ब्लॉकेज है जो खुल नहीं रही, और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा। खराब पोस्चर हो गया, ऐसे बैठे रहना, ऐसे बैठे रहना, ऐसे मॉनिटर के बैठे रहना, वो एक जगह पर दबाव आएगा, एक जगह पर ऐसा होगा जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा ही नहीं। इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों से जब हम करते करते इसको लंबे समय तक लेके जाते हैं, तो यही कंडीशन बनी रहती है और यही समस्या बड़ी बन जाती है।
इन्हीं सबको देखते हुए गुरु जी के बनाए हुए सिद्धांतों को हमें देखने को मिलता है कि हाँ, गुरु जी ने जो कहा था ये सही वही चीज निकल के आ रही है। गुरु जी के जो सिद्धांत बताए थे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसमें एक कारण था कि केमिकल्स अपने उचित स्थान पर ठीक से ना पहुंच पाने के कारण ऐसा होता है। इसमें एक कारण क्या था, या उस ग्रंथि को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पा रहा, या उस ग्लैंड का स्टिमुलेशन ठीक रूप से नहीं हो पा रहा, जैसे कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की बीमारी में होता है। तो हम जहां भी जाएंगे तो गुरु जी के यही हमें सिद्धांत मिलेंगे देखने को, कि वहां रक्त का संचार नहीं हुआ, स्टिमुलेशन नहीं हुआ, या तो कोई दिक्कत है वहां पे जिसपे उसका स्टिमुलेशन की बात सारी आती है कि वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा। हमें उचित पॉइंट देकर, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे, इन्फ्लेमेशन का बॉडी है तो इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट देकर को नॉर्मल पे लेके आएंगे, न्यूट्रल करेंगे, फिर उसको एक्टिवेट करेंगे ठीक से। तो यही सब सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही हमें ट्रीटमेंट देना है। कुछ पेशेंटों में तो सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट देने से ही आराम आ जाता था, लेकिन वैसा आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है कि कोई पेशेंट आया, हमने इसको डायरेक्टली वही पॉइंट दिया, उसका दर्द एक बारी में निकल गया, दो बारी में निकल गया, ऐसा नहीं हो पाता पूरा। इसीलिए हम या तो माइल्ड स्टिमुलेशन करेंगे या शुरू में 2 पेन इंटू 6 देकर ब्लॉकेज को कम करते हैं। लेकिन 2 पेन इंटू 6 हर किसी को नहीं देना, वो हमें पता होना चाहिए। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ट्रीटमेंट देने से ही पेशेंट को अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई बात, यहाँ पे बात यहाँ से शुरू होती है अभी। लेकिन हम देखेंगे कि हम जो आर्टरी दबाते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ दबा रहे हैं, उस आर्टरी का क्या नाम है। हम दबा तो रहे हैं, कोई पूछ ले आगे कि तुम्हारा कहाँ दबा रहे हो तुम, ये आर्टरी कौन सी है, ये कहाँ तक जा रही है, उसको हम ये एक बार देख लेंगे कि आर्टरी का क्या नाम है इसका। तो जो हमारी आर्टरी है, the artery on which limbs on which the artery on the lower limbs on which we apply pressure in order to give utility point is femoral artery। जो नीचे वाली आर्टरी हमारी डब्ल्यूटी से नीचे जा रही है आर्टरी, उसको हम कहते हैं फीमोरल आर्टरी। जहाँ पर हम पैन, गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, या आपका लीवर जीरो, म्यूकस जीरो जहाँ पे पैर रखते हैं, वो फीमोरल आर्टरी है। उसके नीचे आते हैं टीबल आर्टरी जो होती है गैस के लिए। इसको थोड़ा और हम विस्तार में देखेंगे। पेन पॉइंट जो आता है वो दोनों फीमोरल आर्टरी पर ही आता है, क्योंकि इसका नाम होता है फीमर का, हड्डी का नाम फीमर है। तो वहां की आर्टरी को बोलेंगे फीमोरल आर्टरी। जगह के हिसाब से आर्टरी का नाम बदल जाता है। और गोल का जो पॉइंट है वो हम लेफ्ट फीमोरल आर्टरी पर देंगे। स्प्रिंग का जो पॉइंट है वो हम राइट फीमोरल आर्टरी पर देंगे। उसके बाद आता है लीवर का पॉइंट। लीवर का पॉइंट हम हाथ पर देंगे और पैर पर देंगे। तो लेफ्ट हाथ की जो है ये है रेडियल अर्ना, इसके हिसाब से भी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी कम दबाते हैं। तो लेफ्ट हाथ की हो गई लेफ्ट अल्नर और लेफ्ट रेडियल आर्टरी, फिर लेफ्ट फीमोरल आर्टरी। और राइट में म्यूकस देंगे तो वहां आ गया राइट रेडियल आर्टरी और राइट अल्नर आर्टरी के साथ राइट फीमोरल आर्टरी। फिर आती है बात गैसाई पॉइंट की। गैसाई में आता है टीबल आर्टरी, जो हमारे कार्प मसल में होती है टीबल आर्टरी, वो यहाँ तक ब्लड सप्लाई लेके जाती है। फिर इसके बाद आता है लीवर जीरो, म्यूकस जीरो। इस पोर्शन का नाम होता है एक्सिला, जहाँ पे हम आर्मपिट देते हैं, ये एक्सिलर रीजन है। तो यहाँ पर जब आर्टरी आती है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। तो लीवर जीरो जो हम राइट लीवर जीरो जो हम लेफ्ट में देते हैं, इसको हम देंगे लेफ्ट फीमोरल आर्टरी, पैर में देंगे। और लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी जो हम आर्मपिट पे देते हैं। ऐसे म्यूको जीरो जो होता है हम राइट साइड में देते हैं, राइट फीमोरल आर्टरी और राइट एक्सिलरी आर्टरी। लेकिन जो गैस ओनली पॉइंट है वो हमारा मसल पर आता है। ऐसा नहीं कि मसल हम डायरेक्ट दबाते हैं, वो मसल है हमारी सोएस मेजर मसल, जो हमारी बहुत साइज पर आके जुड़ती है, वहां से हम ब्लड का सप्लाई जाते हैं। और यहाँ समझना ज्यादा आसान है आपके लिए कि कैसे बैड पोस्चर से भी दिक्कत आती है, क्योंकि मसल या तो ढीली हो जाएगी या टाइट हो जाएगी, तो इससे दिक्कत आती है। अब हमारा जो पॉइंट है आगे आता है हाथ पर जो देते हैं, हमारा लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, डब्ल्यू डी पॉइंट। तो ये आ गया लेफ्ट में रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। राइट वाली में रेडियल राइट अल्नर आर्टरी। डब्ल्यू डी में बोथ दोनों आर्टरी। लेकिन जो पारा होता है उसकी अगर पिक्चर नहीं मिल पाती है इसे इतनी जल्दी, तो यहाँ पर आता है पहले हमारा ब्रेकियल आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी। तो लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाली और राइट के लिए राइट वाली, और जब फिट देंगे तो दोनों ब्रेकियल और अल्नर एक्सिलर आर्टरी। इस तरह हमारा आर्टरीज का नाम है ये। इसको आप पढ़िए, अच्छे से जानिए, खुद से पढ़िए। हमारा मेन ये बात ये है, जितना आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से अध्ययन करेंगे, उतना आपको अच्छे से समझ आएगा और पेशेंट को समझा पाएंगे। कभी किसी से बात करनी पड़ जाए उसको समझाने के लिए अच्छा रहता है आपके लिए कि हम ये आर्टरी दबा रहे हैं, वो यहाँ से ऐसे काम करती है, यहाँ पे ब्लड रोका तो यहाँ जा रहा है। कहीं भी पूछे कि ऐसे कैसे हो गया कि आप तुम दबा तो यहाँ रहे हो, यहाँ जा रहा है, वो तो सिस्टम बॉडी का ऐसा, हमने कुछ अपनी तरफ से थोड़ा डाला है। सिस्टम बॉडी का ऐसा काम कर रहा है कि हमने यहाँ दबाया, एक जगह पर गैप क्रिएट हुआ, जब छोड़ा तो यहाँ जाके किसने काम किया। तो एक बार सिंपल सा लॉजिक है, इसको जितने जल्दी समझेंगे उतना जल्दी विकास होता जाएगा। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी समझाइए कि ये काम ऐसे हो रहा है।
तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए, गुरु जी को धन्यवाद अदा करते हुए, एक 4 लाइनें गुरु जी के लिए बोलते हुए, गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊँ मैं मोल? गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल? लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। तो गुरु जी को धन्यवाद अदा करते हुए और परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हुए, यूनिवर्स का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, सभी दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सबका धन्यवाद।